हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनते ही सबके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, राइट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज की, उसके रिएक्शंस की और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। किसकी स्टडी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज की, उनके रिएक्शंस की और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ओके, लेकिन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड सुनकर ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट हों उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट हो उसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर इनकी मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोजन का एब्सेंट भी हो, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स का एब्सेंस भी हो, लेकिन फिर भी उसमें कार्बन प्रेजेंट है अच्छे अमाउंट में, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेंगे। ओके, अगर वैसे जनरल उस पर टर्म्स में बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट का बहुत एक ऐसा स्मॉल परसेंटेज है जहां हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली मिलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सेंट्रल इंपॉर्टेंस के रहते हैं, मतलब इन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इनका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है। ये सब क्यों होता है जब इतने स्मॉल परसेंटेज में मिलते हैं ये अर्थ क्रस्ट में? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ये जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पर, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, किसके ऊपर बेस्ड है? वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बेस्ड है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंदर लेते हैं और कुछ प्रोसेसेस के थ्रू उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनकी बॉडी में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो मेजर चीज़ें होती हैं, जो बेस बनाती हैं उनकी बॉडी का, या उसमें जितने भी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब क्या है? वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा अच्छे से उनकी पढ़ाई होती है या फिर उनके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च की जाती है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल क्लासिफिकेशन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सबसे पहले डिवाइडेड हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स या फिर एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स में। अब साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जो बेसिकली कोई रिंग फॉर्म करते हैं या कोई साइकिल फॉर्म करते हैं। मतलब जिस कार्बन से वो रिंग शुरू होगी उसी कार्बन पे आके खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके के कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जो कि लीनियर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनमें कोई साइकिल या कोई रिंग फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। अब साइक्लिक फर्दर डिवाइडेड है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिस रिंग में सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन की रिंग है तो पूरे रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाएगा। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन। अब हेट्रोसाइक्लिक की बात करूँ तो उसके केस में ऐसा नहीं होता। हेट्रोसाइक्लिक के केस में कोई एक एटम या दो एटम डिफर कर जाते हैं, जैसे कि पिरिडीन और पायरोल इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक वो कंपाउंड्स हैं जो कि हकल रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन एरोमेटिक वो हैं जो हकल रूल फॉलो करते हैं। अब हकल रूल क्या कहता है? हकल रूल बोलता है कि एक मॉलिक्यूल के पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या फिर लोन पेयर जो कि पाई ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है वो भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4n+2 रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर 4n+2 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दी तो ये नंबर क्या हो गया? ठीक है, ये नंबर हो गया 6। तो अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, वो बेंजीन है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मानो 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 4n+2 रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अब एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड है सैचुरेटेड कंपाउंड्स में और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड में आता है एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एल्केन्स यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें
सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्कीन्स वो हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं और एल्काइंस वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। और हम क्लास 12th में जिन कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं वो बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, मतलब एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के कंपाउंड्स होंगे। प्लस उसमें एरोमेटिक कंपाउंड में से बेंजीन का एग्जाम्पल हमेशा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन जिनके साथ बॉन्ड बनाता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, पर अब यहाँ पे हमारा रिवीजन हो जाएगा और कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वो जो बॉन्ड जो कार्बन बनाता है बाकी के एटम्स के साथ वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये बॉन्ड क्यों बनता है और आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनता? इसका रीज़न ये है कि जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, जिसकी वजह से उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके सेकेंड शेल में होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके सेकंड शेल में है, इसीलिए उसके पास जो है वो टेट्रावेलेंट नेचर बना देता है कार्बन का, ठीक है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है वो कार्बन के टेट्रावेलेंट नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि कार्बन के पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर ऑर्बिटल में, अब खुद को स्टेबल करने के लिए या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है या फिर ये और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही प्रोसेसेस में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। भले ही वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के लूज कर ले, तो दोनों ही प्रोसेस में क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर बोथ दीज प्रोसेसेस। सो इट शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करता है कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स 4 अलग अलग एटम या 4 सेम एटम के साथ शेयर करके और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें मैंने आपको ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं यहाँ पर। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस हाइड्रोजन के बगल, जो हाइड्रोजन एटम के जस्ट बगल में क्रॉस बना हुआ है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हर हाइड्रोजन के बगल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन का एक ऊपर, एक साइड, एक इधर और एक नीचे वाली साइड। अब कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के भी ले लेगा, चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन और चारों उसके खुद के इलेक्ट्रॉन, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में। और हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक खुद का। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाकर दोनों ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। और ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का और इसको बोलते हैं मीथेन, दैट इज CH4। तो अभी हमने मीथेन की फॉर्मेशन होते हुए देखी थी CH4 की, राइट। अभी जो मीथेन है CH4 वो फर्स्ट एल्केन होता है, ठीक है। लेकिन अब हैलो एल्केन कैसे बनेगा इससे? हैलो एल्केन बेसिकली है क्या, हैलोजन प्लस एल्केन, है ना। हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, X एटम को हैलोजन बोलते हैं। अब हैलोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक है। अब और एल्केन कौन से होते हैं? CH4, C2H6, C3H8, वो सारे एल्केन्स होते हैं। अब एल्केन में हमने ले लिया CH4 और हैलोजन में हमने ले लिया क्लोरीन। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 287 का हो जाएगा। तो मतलब इसको अब स्टेबल करने के लिए आउटर शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, राइट। अब ये क्या करेगा, ये जो मीथेन है ना उस पर अटैक करेगा, प्लस Cl2 अटैक किया उस पर, उसने H को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और एक Cl एटम H के साथ चला गया, HCl की फॉर्मेशन हो गई वहाँ पर और एक Cl एटम H की जगह आकर बैठ गया। तो जो H एक इलेक्ट्रॉन उससे शेयर करके ले रहा था अब वो Cl एटम ले लेगा। अब Cl एटम जब उसके साथ जुड़ गया तो क्या हुआ, क्या प्रोडक्ट क्या बना, CH3Cl, C के साथ H के 3 एटम्स प्लस एक Cl का एटम, CH3Cl प्लस HCl। अब CH3Cl क्या है, हैलो एल्केन है, या फिर इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो वो है क्लोरोमीथेन, ठीक है। ऐसे तो हैलो एल्केन बना। अब हैलो अरीन कैसे बना? हैलो अरीन भी ऐसे ही बनेगा, C6H6, बेंजीन का एग्जाम्पल लेंगे, C6H6 हमने लिया, उसके साथ Cl2 को कंबाइन करवाया और फॉर्मेशन किसकी हुई, C6H5Cl की हो गई। एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन एटम ने, तो इससे क्या हुआ, हेलो अरीन की फॉर्मेशन हो गई। अब हम हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स की एक सिंपल डेफिनेशन पर आते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन
that can be aliphatic or aromatic by halogen atom या atoms results in the formation of alkyl halide और aryl halide. मतलब हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट, एटम या एटम्स का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोकार्बन में. अब वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक भी हो सकता है, एलिफैटिक मतलब एल्केन्स, एल्काइंस, एल्कीन्स भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन भी हो सकता है. तो उनमें से एक हाइड्रोजन एटम या फिर 2-3 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हैलोजन एटम से, मतलब उनकी जगह रिप्लेस करके उनको क्या आ रहा है, हैलोजन एटम आ रहे हैं. उनसे क्या बनेगा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड कब, जब एलिफैटिक में रिप्लेसमेंट होगा, और एराइल हैलाइड कब, जब एरोमेटिक में रिप्लेसमेंट होगा. ठीक है. अब एल्काइल हैलाइड को हम बोल सकते हैं हैलोअल्केन और एराइल हैलाइड को हम बोल सकते हैं हैलोअरीन. ओके. अब हैलोअल्केन के केस में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिस कार्बन से वो हैलोजन एटम अटैच्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. लेकिन इन केस ऑफ हैलोअरीन जिस कार्बन से वो क्लोरीन या फ्लोरीन एटम जो अटैच्ड होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हमेशा ही. ओके. तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, इसका एग्जाम्पल देखें तो CH3Cl मतलब कि क्लोरोमीथेन. अब हम पढ़ेंगे हैलोजन कंपाउंड्स के यूजेस के बारे में. तो हैलोजन कंपाउंड्स क्लिनिकली बहुत यूज़फुल होते हैं. वो सॉल्वेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स. नॉन पोलर कंपाउंड्स यानी कि वो कंपाउंड जिनमें पोलराइजेशन नहीं होता है. ठीक है. अब पोलराइजेशन मतलब कि वो कंपाउंड्स जिनमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है. तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए. उनके सॉल्वेंट्स की तरह हैलोजन कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है और इनको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है. उसके अलावा टाइफाइड के फीवर को क्योर करने के लिए क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक दैट इज क्लोरामफेनिकोल का यूज़ किया जाता है. मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्वीन काम आता है. हैलोथेन एक जो हैलोजन कंपाउंड है, इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी. एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है ड्यूरिंग सर्जरी. ओके. और कुछ फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स माना गया है इन सर्जरी. ओके. अब है कि बेसिकली इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो इस यूनिट में हम कंपाउंड के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उनके यूजेस पढ़ेंगे. अब ये चीज़ें हम अगले क्लास में शुरू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. साइनिंग ऑफ.